उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। जवाना की कार खासी तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ती हुई टागूरा की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर जवाना था जबकि साइड सीट पर टाइगर बैठा हुआ था। बॉस ने उस्ताद कालू को अगवा करने का हुक्म देकर काम खासा मुश्किल कर दिया है। टाइगर ने कहा तो जवाना बेइख्तियार चौंक पड़ा। मास्टर जो कुछ करता है या कहता है सोच समझ कर करता और कहता है। इस उस्ताद कालू की कोई ऐसी अहमियत है कि मास्टर को उससे पूछ कुछ की ज़रूरत पड़ गई, इसलिए उसे बहरहाल अगवा ही करना है। जवाना ने जवाब दिया, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन ऐसे गुंडों तक पहुंचने के लिए खासी कत्लो गारत करनी पड़ती है और जैसी ही उसे इत्ला मिलेगी कि वो किसी खुफिया रास्ते से गायब भी हो सकता है। टाइगर ने कहा, तो फिर तुम्हारे जहन में क्या है? जवाना ने चौंक कर पूछा। अब हमें उस्ताद कालू तक इस अंदाज में पहुंचना होगा कि जब तक हम उस तक ना पहुंच जाएं उसे हम पर शक ना पड़ सके। टाइगर ने कहा, ये कैसे हो सकता है? हम वहाँ बहरहाल अजनबी होंगे। जवाना ने कहा, हाँ, इसलिए मेरा ख्याल है कि हम किसी तरह इस उस्ताद कालू को इस अड्डे से बाहर निकालें। टाइगर ने कहा, वो क्यों बाहर आएगा? जवाना ने कहा, वो 12 बजे तक वहाँ रहता है, उसके बाद जाहिर है वो अपनी रहाइश गाह पर जाता होगा, इसलिए अगर हम इस अड्डे पर जाने की बजाय इसकी रहाइश गाह की निगरानी करें तो हम आसानी से पकड़ सकते हैं उसे। टाइगर ने कहा, क्या तुम्हें इसकी रहाइश गाह का इल्म है? जवाना ने चौंक कर पूछा। नहीं, उसके ऑफिस का तो इल्म है, रिहाइश गाह का नहीं। अलबत्ता मालूम किया जा सकता है। तुम ऐसा करो कि कार किसी पब्लिक फोन बूथ के पास रोक दो, मैं कोशिश करता हूँ। टाइगर ने कहा तो जवाना ने असबात में सर हिला दिया और फिर थोड़ी देर बाद उसने कार सड़क के किनारे मौजूद एक पब्लिक फोन बूथ के करीब रोक दी। तो टाइगर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और तेज़ तेज़ कदम उठाता पब्लिक फोन बूथ की तरफ बढ़ता चला गया। उसने जेब से कार्ड निकालकर मखसूस खाने में डाला और फिर रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ग्रीनवुड क्लब। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई थी, जब्बार से बात कराओ, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। टाइगर ने कहा, ओ अच्छा, होल्ड करें। दूसरी तरफ से चौंके हुए लहजे में कहा गया, हेलो, जब्बार बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई थी, टाइगर बोल रहा हूँ जब्बार। टाइगर ने कहा, ओह तुम, खैरियत, कैसे कॉल की? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया, टागूरा में किसी उस्ताद कालू को जानते हो? टाइगर ने कहा, उस्ताद कालू? हाँ, क्यों, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया, मुझे इससे चंद मालूमात हासिल करनी है। उसकी रिहाइशगाह के बारे में बता सकते हो तो बता दो। टाइगर ने कहा, सॉरी टाइगर, मुझे इसके बारे में मालूमात नहीं है। मेरी तरफ से उसकी तरफ से जब्बार ने कहा, सोच लो, तुम्हें मालूम है कि मैं मुफ्त किसी का काम नहीं करवाता। मालूमात मैंने बहरहाल हासिल कर लेनी है। टाइगर ने कहा, ओह तो ये बात है, लेकिन फिर तुम्हें एक वादा करना होगा कि उसे ये नहीं बताना कि मैंने तुम्हें इसके बारे में कुछ बताया है। तो इस मामले में इंतहाई सख्त वाक़या हुआ है। जब्बार ने कहा, ठीक है, वादा, लेकिन मुझे हतमी मालूमात मिलनी चाहिए। तुम्हें मैं धोखेबाजी से जानते हो कि मैं इस धोखेबाजी से सख्त नफरत करता हूँ। टाइगर ने कहा, मुझे मालूम है, और ये भी सुन लो कि मुझे बराह रास्त इसकी रहाइशगाह के बारे में इल्म नहीं है। अलबत्ता उसकी बेटी मारिया के बारे में मालूम है कि वो इस वक्त कहाँ है, उसे तुम मालूमात मिल सकती हैं। जब्बार ने कहा तो टाइगर चौंक पड़ा। उसकी बेटी मारिया? क्या मतलब? क्या उसकी बेटी उससे अलहदा रहती है? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। नहीं, रहते तो वो इकट्ठे हैं, लेकिन उसकी बेटी मारिया ज़ेरे ज़मीन दुनिया में उसकी नंबर 2 है और इस वक्त स्टार क्लब में मौजूद होंगी, क्योंकि स्टार क्लब मारिया की मलकियत है और वो रात गए तक वहीं रहती है। इस वक्त भी वो यकीनन वहीं मौजूद होगी। जब्बार ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम वहाँ फ़ोन करके कन्फर्म कर सकते हो? टाइगर ने पूछा। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो खुद भी कन्फर्म कर सकते हो, मैं फ़ोन नंबर बता देता हूँ। जब्बार ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें 10 मिनट बाद दोबारा फ़ोन कर लूँगा, तुम सिर्फ कन्फर्म कर लो कि वो वहाँ मौजूद है। टाइगर ने कहा, ओके, लेकिन वो मुआवजा इसका क्या होगा? जब्बार ने कहा, फिक्र मत करो, सुबह पहुँच जाएगा। टाइगर ने जवाब दिया, ओके। दूसरी तरफ से कहा गया और टाइगर ने रिसीवर रख दिया और फिर कार्ड निकालकर उसने वापस जेब में डाला और फ़ोन बूथ से बाहर निकलकर वो कार में आ बैठा। क्या हुआ? जवाना ने पूछा तो टाइगर ने उसे सारी तफसील बता दी। ये तो लंबा काम हो गया, अगर हमने उसकी बेटी पर हाथ डाला तो इस तक इत्ला बहरहाल पहुंच जाएगी और फिर शायद वो अपनी रहाइशगाह में से भी निकल जाए। जवाना ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मारिया से मैं खूब ही मालूमात हासिल कर लूँगा। टाइगर ने कहा,
नहीं, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहता, हम सीधे टागूरा जाएंगे, जवाना ने सख्त लहजे में कहा। तुम बहरहाल चीफ हो, इसलिए मेरे पास सिवाय तुम्हारे हुक्म की तामील के और कोई चारा नहीं है। लेकिन बॉस ने उस्ताद कालू को अगवा करने का हुक्म दिया है, और ये सुन लो कि बॉस बहरहाल अपने हुक्म की हर तरह से तकमील चाहता है। टाइगर ने कहा तो जवाना भी इख्तियार हंस पड़ा। तुम फिक्र मत करो, वो जिंदा ही राना हाउस पहुंचा दिया जाएगा, जवाना ने कहा। उसके साथ ही उसने एक कार एक झटके से आगे बढ़ा दी। टाइगर होंठ पीछे खामोश बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर सख्ती के तासुरात उभर आए थे। लेकिन जब जवाना ने एक चौक से कार में हाथ जाने वाली सड़क पर मोड़ी तो टाइगर बेइख्तियार चौंक पड़ा। ये तुम किधर जा रहे हो? टागूरा तो इस तरफ नहीं है, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे मालूम है स्टार क्लब तो इसी सड़क पर है, जवाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, तो तुम स्टार क्लब जा रहे हो, लेकिन तुम टागूरा जाने की बात कर रहे थे, टाइगर ने हैरान होकर कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मास्टर की धमकी का मुझ पर कोई असर नहीं होगा? मैं स्नेक किलर का चीफ ज़रूर हूँ, लेकिन मास्टर के सामने मेरी क्या हैसियत है ये मैं जानता हूँ, जवाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो टाइगर बेइख्तियार हंस पड़ा। अगर बॉस इस उस्ताद कालू के अगवा का हुक्म ना देता तो फिर और बात थी। बहरहाल मुझे पहले कंफर्म करना है कि वो मारिया क्लब में मौजूद है या नहीं, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका मूड भी तब्दील हो गया था और जवाना ने इस बात में सर हिला दिया, और फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसने कार एक पब्लिक फोन बॉथ के करीब रोक दी। टाइगर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और तेज तेज कदम उठाता फोन बॉथ में दाखिल हो गया। उसने जेब से कार्ड निकालकर फोन पे इसके मखसूस खाने में डाला और रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ग्रीनवुड क्लब। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई थी। जब्बार से बात कराओ, मैं टाइगर बोल रहा हूँ, टाइगर ने कहा। यस सर, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा किया। हेलो, जब्बार बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद जब्बार की आवाज सुनाई थी। टाइगर बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है मारिया के बारे में? टाइगर ने कहा। वो अपने ऑफिस में मौजूद है, मैंने कन्फर्म कर लिया है, जब्बार ने जवाब दिया। वो वहाँ क्या कहलाती है? टाइगर ने कहा। मैडम मारिया, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। ओके, बेफिक्र रहो, मुआवजा पहुँच जाएगा, टाइगर ने कहा। और रिसीवर हुक से लटका कर उसने कार्ड बाहर निकाला, उसे जेब में रखकर वो फोन बॉस से निकलकर कार की तरफ बढ़ गया। क्या मालूम हुआ? जवाना ने पूछा। वो कलम में अपने ऑफिस में मौजूद है और मैडम मारिया कहलाती है, टाइगर ने कहा। और जवाना ने इस बात में सर हिलाया और कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो स्टार क्लब पहुंच गए। कार उन्होंने एक जगह रोक दी और फिर नीचे उतरकर वो दोनों तेज तेज कदम उठाते क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगे। क्लब का हाल खचाखच भरा हुआ था, लेकिन लोग ज़ेरे ज़मीन दुनिया के इंतहाई निचले तबके के लोग थे, जिनमें औरतें भी थी और मर्दें भी। एक तरफ काउंटर के पीछे दो औरतें और एक पहलवान नुमा मर्द मौजूद था। औरतें वेटर्स को सर्विस देने में मसरूफ़ थी, जबकि वो मर्द एक स्टूल पर बैठा हुआ था। टाइगर ने और जवाना पर उसकी नज़रें इस तरह जमी हुई थी जैसे लोहा मकनातीस को चिपक जाता है। मैडम मारिया से कहो कि दौलत अब्बास से कोबरा आया है एक बड़ा काम लेकर, टाइगर ने काउंटर पर पहुंचकर खालिस्तान गुंडों के से लहजे में कहा, जबकि जवाना खामोश खड़ा हुआ था। दौलत आबाद से। ओह अच्छा, काउंटरमैन ने चौंक कर कहा, लेकिन अब उसके चेहरे पर एतमीनान के तासुरात उभर आए थे। इसने सामने काउंटर पर बड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस कर दिए। टोनी बोल रहा हूँ मैडम, काउंटर से। दौलत आबाद से एक साहब कोबरा नामी आए हैं, वो आपसे मुलाकात चाहते हैं, कोई बड़ा काम है उसके पास, इस आदमी ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। ओके मैडम, दूसरी तरफ से जवाब सुनकर उसने मौतबाना लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। साइड राहदारी में चले जाइए, आखिर में मैडम का ऑफिस है, काउंटरमैन ने कहा। और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर उस राहदारी की तरफ बढ़ गया। जवाना खामोशी से उसके पीछे था। राहदारी के आखिर में एक दरवाज़ा था जिसके बाहर दो गुंडे होल्स्टरों में भारी रिवॉल्वर लगाए खड़े थे। मैडम ने हमें मुलाकात का वक्त दिया है, टाइगर ने करीब पहुंचकर कहा। ठीक है जाएं, इनमें से एक ने कहा। तो टाइगर ने दरवाजे को धकेल कर खोला और अंदर दाखिल हो गया। जवाना इसके साथ था। कमरा खासा बड़ा भी था और उसकी रिहाइश भी इंतहाई अच्छे अंदाज में की गई थी। सामने एक बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे ऊंची पुश्त की कुर्सी पर एक नौजवान और खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। सामने रजिस्टर खुला हुआ था। उसने टाइगर और जवाना के अंदर दाखिल होने पर रजिस्टर से सर उठाकर इनकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट के तासुरात उभर आए। आप दौलत आबाद से आए हैं, इस लड़की ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, और आप मैडम मारिया हैं, मेरा नाम कोबरा है और ये मेरे साथी हैं किंग माइकल, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा।
ओह अच्छा, तशरीफ रखें। लड़की ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। क्या ये कमरा महफूज है? टाइगर ने कहा। महफूज? हाँ, क्यों, क्या मतलब? लड़की ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। आपका अंदाज बता रहा है कि ऐसा नहीं है। हमने मंशियात के सिलसिले में एक बड़ी सप्लाई की बात करनी है। क्या आप हमें अपनी रहायशगाह पर मुलाकात का वक्त दे सकती हैं? टाइगर ने कहा। लेकिन मेरा तो मंशियात या उसकी सप्लाई से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको किसने मेरे पास भेजा है? मारिया ने हैरान लहजे में कहा। हमने आपके जरिए आपके वालिद से बात करनी है। आप मुफ्त में भारी मुआवजा आपको मिल जाएगा, टाइगर ने कहा। तो मारिया बेइख्तियार उछल पड़ी। सॉरी, मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। और ये भी बता दूं कि मेरा बाप भी मंशियात से ताल्लुक नहीं है। मारिया का लहजा यकलख्त बदल गया। हमें मालूम है कि वो असलहे को डील करता है, लेकिन ये इतना बड़ा काम है कि हमें यकीन है कि जब उसे इसकी तफसीलात का इल्म होगा तो वो लाजिमन तैयार हो जाएगा, टाइगर ने जवाब दिया। वो नहीं, वो इंतहाई असूल पसंद आदमी है, इसलिए आप प्लीज़ कोई और आदमी तलाश कर लें, मारिया ने जवाब दिया। इनसे बात तो करके देखें, टाइगर ने कहा। नहीं सॉरी, और अब मेरे पास मज़ीद वक्त नहीं है, आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं, इस बार मारिया ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। सुनो लड़की, तुम्हारी ये नाजुक सी गर्दन एक लम्हे में टूट सकती है, इसलिए अपनी रहायशगाह का पता बता दो। खामोश बैठे हुए जवाना ने यखलक तेज लहजे में बात करते हुए कहा। तुम मेरे ऑफिस में ही धमकी दे रहे हो मुझे? मारिया ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। और फिर अभी उसका फिक्रा ख़त्म ही ना हुआ था कि यखलक ऑफिस का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और बाहर मौजूद दोनों मुसल्ला अफराद अंदर दाखिल हुए। शायद मारिया ने पैर से कोई बटन प्रेस किया था, जिसकी वजह से उन्हें अंदर कॉल किया गया। अगर ये कोई गलत हरकत करें तो उन्हें गोली मार देना, मारिया ने यखलक चीखते हुए कहा। और इन दोनों ने बिजली की सी तेज़ी से रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में पकड़ लिए। जाहिर है इनका रुख टाइगर और जवाना की तरफ ही था, लेकिन वो दोनों इस तरह एतमीनान से कुर्सियों पर बैठे रहे थे। अब बताओ तुम कौन हो, असल हकीकत बताओ। मारिया ने उठकर मेज़ की साइड से निकलकर बाहर आते हुए देखा। उसके हाथ में भी मशीन पिस्टल था। क्या तुम वाकई ही असल हकीकत पूछना चाहती हो? टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बोलो, मारिया ने सर्द लहजे में कहा। खड़े होकर बताऊं या बैठे बैठे? टाइगर ने कहा। फिर उससे पहले कि मारिया कुछ जवाब देती, टाइगर बिजली की सी तेजी से उठ खड़ा हुआ और दूसरे लम्हे मारिया चीखती हुई हवा में किसी परिंदे की तरह उड़कर इन दोनों मुसल्ला अफराद से जा टकराई। टाइगर ने वाकई ही इंतहाई माहराना अंदाज में उसे गर्दन से पकड़कर इन दोनों वाली साइड पर उछाल दिया और फिर वो तीनों ही एक दूसरे टकरा कर नीचे गिरे ही थे कि जवाना उठकर तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और दूसरे लम्हे उसने झुककर दोनों हाथों से इन दोनों की गर्दनें पकड़ी और उन्हें हवा में उठाकर उसने हाथ को मखसूस अंदाज में झटका दिया तो इन दोनों की हवा में लटके हुए जिस्मों ने झटके खाए और फिर ढीले पड़ गए। जवाना ने उन्हें वापस नीचे कालीन पर फेंक दिया, जबकि टाइगर इस दौरान मारिया पर झुका हुआ था। उसने उसके सर और गर्दन पर हाथ रखकर अपने हाथों को मखसूस अंदाज में झटका दे दिया था और मारिया का इंतहाई मसक होता हुआ चेहरा तेजी से नॉर्मल होना शुरू हो गया, लेकिन वो इसी तरह बेहिस्सो हरकत वहीं कालीन पर ही पड़ी रही। तुम ठहरो जुआना, मैं खुफिया रास्ता तलाश करता हूँ और अब उसे यहाँ से उठा कर ले जाना होगा, टाइगर ने कहा। अरे नहीं, इतने लंबे चौड़े चक्कर की ज़रूरत नहीं है, उसे होश में ले आओ, अभी ये सब कुछ बता देगी, जवाना ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन फिर उससे गोली मारनी पड़ेगी वरना ये अपने बाप को इत्लाह दे देगी, टाइगर ने कहा। तो क्या हुआ? जवाना ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं जवाना, बॉस इस बात को पसंद नहीं करेगा। वो इन मामलात में खासा सख्त वाक़या हुआ है। किसी लड़की को इस अंदाज में हलाक करना उसकी नज़रों में गैर इखलाकी हरकत है। और दूसरी बात यह कि उस्ताद कालू जब अपनी बेटी को भी ख़तरे में देखेगा तो फिर सब आसानी से बता देगा, टाइगर ने कहा। लेकिन ये दोनों तो हलाक हो चुके हैं, इनकी हलाकत और इस लड़की का इस तरह गायब होने की इत्ला तो बहरहाल इस कालू को भी मिल ही जाएगी, जवाना ने कहा। हम उन्हें भी साथ ले जाएंगे, टाइगर ने जवाब दिया। ओके ठीक है, जाओ और फिर मालूम करो, जवाना ने एक लंबा सांस लेते हुए कहा और टाइगर तेज़ी से उकवी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर उसकी वापसी कुछ देर बाद हुई। आओ इन दोनों को तुम उठा लो, मैं कार भी इधर ले आया हूँ, ये सब ऊपरी साइड पर है, टाइगर ने कहा। और उसके साथ ही उसने आगे बढ़कर मारिया को उठाकर कांधे पर लादा और उकवी दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
जबकि जवाना इन दोनों को उठाकर कांधे पे लादा और टाइगर के पीछे उकबी दरवाजे की तरफ वो भी बढ़ गया। एक तवील राहदारी थी जिसका इख्तिताम एक दरवाजे पर हुआ था। बाहर जवाना की कार मौजूद थी। जवाना ने इन दोनों को उकबी सीटों के दरमियान एक सिरे के ऊपर फेंका, जबकि टाइगर ने मारिया को इन दोनों के ऊपर लिटाया और फिर वो उकबी सीट पर इस अंदाज में बैठ गया कि वो उसे आसानी से संभाल सके, जबकि जवाना ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और दूसरे लम्हे कार एक झटके से आगे बढ़ी और फिर एक लंबा चक्कर काटकर वो मेन रोड पर पहुंच गई। अब उससे पहले राना हाउस पहुंचाना होगा, जवाना ने कहा। हाँ, टाइगर ने जवाब दिया और जवाना ने अस्बात में सर हिलाते हुए कार की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। उस्ताद कालू स्वीट हाउस वाले अड्डे में बने हुए अपने खास साइट पे मौजूद था। इस अड्डे पर वो इस वक्त तक खुद मौजूद रहता था जब तक बड़े पैमाने पर जुआ होता रहता था, ताकि कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि उसकी अच्छी साख की वजह से ना सिर्फ मकामी सतह के लोग बल्कि गैर मुल्की भी यहाँ खुलकर जुआ खेलते थे और उस्ताद कालू जुए से मुसलसल कसीर दौलत मिलती रहती थी। इस वक्त भी उसके साथ बड़े हाल में गैर मुल्की ऊंचे पैमाने का जुआ खेलने में मसरूफ़ थे, जबकि उस्ताद कालू अपने कमरे में मौजूद था। यहाँ इससे शॉर्ट सर्किट टेलीविज़न लगाया हुआ था, जिससे वो हाल में होने वाले तमाम कार्रवाई से मुसलसल बाखबर रहता था। अचानक पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो उस्ताद कालू पे इख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि आम तौर पर कोई फ़ोन ना करता था जब तक कोई ख़ास मसला ना हो। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, उस्ताद कालू ने सर्द लहजे में कहा। रॉजर बोल रहा हूँ उस्ताद, स्टार क्लब की कॉल आई है। स्टार क्लब का असिस्टेंट मैनेजर राघव फौरी तौर पर आपसे बात करना चाहता है। दूसरी तरफ से मोहतबाना आवाज़ सुनाई दी। ये रॉजर इस स्वीट हाउस के ऊपर वाले हिस्से का इंचार्ज था, जबकि जुआ नीचे तहखाने में होता था। राघव की कॉल और मेरे लिए कराओ बात, उस्ताद कालू ने हैरत भरे लहजे में कहा। हेलो उस्ताद कालू, मैं राघव बोल रहा हूँ स्टार क्लब से। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा मौतबाना था। तुमने क्यों कॉल की है? मारिया कहाँ है? उस्ताद कालू ने तेज लहजे में कहा। उस्ताद, मैडम मारिया को अगवा कर लिया गया है। दूसरी तरफ से कहा गया तो उस्ताद का लोहे जैसा बदन कपकपा गया और वो बेइख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर यखलक ज़लज़ले के से आसार उभर आए। क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? कौन ऐसी हरकत कर सकता है? उस्ताद कालू ने हलक के बल चीखते हुए कहा। उस्ताद, मैडम मारिया अपने ऑफिस में मौजूद थी। बाहर दो मुसल्ला अफराद भी मौजूद थे। मैं अपने कमरे में था। मुझे मैडम से एक बात पूछनी थी कि मैंने वहाँ फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन अटेंड ना किया, जिस पर मैं हैरान हुआ और मैं खुद वहाँ गया तो वहाँ दोनों मुसल्ला अफराद मौजूद ना थे। मैं ऑफिस में गया तो वहाँ ना ही वो दो मुसल्ला अफराद थे और ना ही मैडम मारिया। उकबी रास्ते का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैंने जब मज़ीद मालूमात हासिल की तो मुझे बताया गया कि उकबी तरफ के दरवाजे के सामने एक बड़ी सी कार देखी गई है और मैडम मारिया के ऑफिस में आखिरी बार 2 आदमी गए थे, जिनमें से एक मकामी आदमी था जबकि दूसरा इकरीमी दियोकामत हबशी था। इस मकामी आदमी ने अपना नाम कोबरा बताया था और उसने काउंटर पर कहा था कि वो दौलत आबाद से आया है और मैडम के लिए कोई बड़ा काम लाया है, जिस पर मैडम ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाकर उनसे बात की। उसके बाद वो दोनों भी गायब हो गए और मैडम भी और दोनों मुसल्ला मुहाफिज भी। मैंने पार्किंग वाले आदमी से मालूमात हासिल की हैं। उसने बताया है कि ये दोनों बड़ी जहाज़ी साइज़ की कार में आए और फिर कार को पार्किंग में रोककर क्लब में चले गए। इसके बाद वो मकामी आदमी अकेला पार्किंग में आया और कार लेकर चला गया और यही वो कार है जो उकबी दरवाजे के सामने देखी गई है। इसका मतलब है कि इन दोनों ने मैडम और इसके दोनों मुसल्ला अफराद को अगवा किया है और उकबी दरवाजे से निकालकर कार में डालकर ले गए हैं। मैं अपने आदमियों को शहर में फैला दिया है ताकि इस कार का और इन लोगों को तलाश किया जा सके। राघव ने पूरी तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा। वहाँ मारिया के ऑफिस में खून के धब्बे वगैरह तो नहीं हैं? उस्ताद कालू ने होंठ भींचते हुए कहा। नहीं उस्ताद, मैंने गौर से चेकिंग की है, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। राघव ने जवाब दिया। अपने आदमियों को कह दो कि वो इस कार को हर किस्मत पर तलाश करें और फिर अगर मालूम हो जाए तो मुझे मेरे ऑफिस के फ़ोन नंबर पर इतला देना, उस्ताद कालू ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रखा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार स्वीट हाउस से निकलकर तेज़ी से अपने मखसूस ऑफिस की तरफ बढ़ती चली गई। इस एकरीमी हबशी और मकामी आबादी के हवाले से वो समझ गया था कि वही स्नेक किलर्स का सिलसिला है और वो ये भी समझ गया था कि रॉस्टर भी उन्हें हलाक करने में नाकाम रहा है, बल्कि उन्होंने इंतहाई दीदा दलेरी से मारिया को भी अगवा कर लिया था। वो अब अपने ऑफिस में
اس لیے جا رہا تھا تاکہ وہاں سے اپنی پوری ٹیم کو ماریا اور ان افراد کی تلاش کے احکامات دے سکے۔ وہ کار کے عقبی سیٹ پر موجود تھا جبکہ کار اس کا مخصوص ڈرائیور چلا رہا تھا، لیکن انہوں نے ماریا کو کیوں اغوا کیا ہے، وہ اس سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ استاد کالو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ آفس پہنچ کر وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، استاد کالو نے گھرراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ راگھو بول رہا ہوں استاد کالو، کار کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ یہ کار اسٹریٹ روڈ اولگا سینما کے سامنے ایک بہت بڑی عمارت جسے رانا ہاؤس کہا جاتا ہے اس میں داخل ہوتی ہوئی دیکھی گئی ہے۔ میری اس عمارت کی میں نے نگرانی کرتی ہے۔ دوسری طرف سے راگھو نے موتبانہ لہجے میں کہا، تمہارے جو آدمی وہاں نگرانی کر رہے ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ استاد کالو نے پوچھا۔ 2 آدمی ہیں، وہ سینما کے برآمدے میں موجود ہیں۔ راگھو نے کہا، تم وہاں پہنچ جاؤ، میں خود بھی وہیں آ رہا ہوں، ہم نے اب اس پر حملہ کرنا ہے۔ استاد کالو نے کہا، ٹھیک ہے استاد، دوسری طرف سے راگھو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر کوریڈور دبایا اور پھر ہاتھ اٹھانے پر ٹون آنے لگ گئی تو اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ماسٹر کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک چیختی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی، استاد کالو بول رہا ہوں، یہاں نصیر ہوگا، اس سے میری بات کراؤ۔ استاد کالو نے سرد لہجے میں کہا، او اچھا جناب۔ اس بات دوسری طرف سے انتہائی موتبانہ لہجے میں کہا گیا، نصیر بول رہا ہوں استاد، حکم فرمائیے۔ چند لمحوں بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی۔ بولنے والے کا لہجہ بے حد موتبانہ تھا، تم دولت آباد میں رہے ہو، کیا تم وہاں کے کسی ایسے آدمی کو جانتے ہو جسے کوبرا کہا جاتا ہو؟ استاد کالو نے کہا، دولت آباد کا کوبرا؟ او استاد، وہاں تو اس نام کا کوئی آدمی نہیں ہے، البتہ یہاں دارالحکومت میں ایک آدمی ٹائیگر ہے، وہ کچھ عرصہ قبل اپنے آپ کو دولت آباد کا کوبرا کے نام سے متعارف کرتا رہتا تھا، لیکن وہ کبھی کبھار ہی اس نام کو استعمال کرتا ہے۔ آپ نے کیوں پوچھا ہے؟ دوسری طرف سے نصیر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس ٹائیگر نے اپنے اقلیمی حبشی ساتھی کے ساتھ ماریا کو سٹار کلب سے اغوا کیا ہے، اور مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ ماریا کو رابرٹ روڈ پر اونگا سینما کے سامنے ایک بڑی عمارت جیسے رانا ہاؤس میں رکھا گیا ہے، اور میں ماریا کو برآمد کرانا چاہتا ہوں، اور اس کوبرا یا ٹائیگر جو بھی اس کا نام ہے اور اس اقلیمی حبشی کا انتہائی عبرتناک حشر کرنا چاہتا ہوں۔ استاد کالو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، کیا میڈم ماریا کسی غیر ملکی تنظیم سے متعلق ہیں استاد؟ نصیر نے کہا تو استاد کا سر ایک بار پھر چونک پڑا۔ نہیں، کیوں، تم نے یہ بات کیوں کی ہے؟ استاد کالو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس لیے استاد کہ ٹائیگر صرف غیر ملکی تنظیموں کے سلسلے میں ہی کام کرتا ہے، اور رانا ہاؤس اس کے استاد علی عمران کا مخصوص اڈا ہے۔ علی عمران کا تعلق پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہے، اور سیکرٹ سروس بھی ظاہر ہے غیر ملکی تنظیموں کے خلاف ہی کام کرتی ہے، باقی معاملات میں تو وہ دخل نہیں دیا کرتی، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ نصیر نے کہا، تم ان معاملات کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہو؟ استاد نے کہا، ہاں استاد، کیونکہ یہ ٹائیگر میرا خاصا گہرا دوست ہے۔ نصیر نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن ماریا کا کوئی تعلق کسی غیر ملکی تنظیم سے نہیں ہے۔ استاد کالو نے کہا، پھر یقیناً کوئی غلط فہمی ہو گئی، اگر آپ اجازت دیں تو میں رانا ہاؤس فون کر کے ٹائیگر سے بات کروں، میں اس کی غلط فہمی دور کرا سکتا ہوں۔ نصیر نے کہا، کیا تمہیں رانا ہاؤس کا فون نمبر معلوم ہے؟ استاد کالو نے چونک کر پوچھا۔ نہیں باس، لیکن انکوائری سے معلوم کیا جا سکتا ہے، نصیر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کرو بات، بلکہ اس کی بات مجھ سے کرا دو، میں آفس میں موجود ہوں، استاد کالو نے کہا۔ ٹھیک ہے استاد، میں ابھی بات کرتا ہوں، نصیر نے کہا تو استاد کالو نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا۔ اس کا چہرہ البتہ بدستور ستا ہوا تھا، اور وہ مسلسل اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ پھر کافی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ یس، استاد کالو نے کہا، نصیر بول رہا ہوں استاد، ماسٹر کلب سے۔ دوسری طرف سے نصیر کی آواز سنائی دی۔ ہاں، کیا ہوا؟ استاد کالو نے کہا، میری ٹائیگر سے بھی بات ہوئی ہے، بلکہ اس علی عمران سے بھی، ماریا وہاں موجود ہے اور بالکل خیریت سے ہے۔ انہوں نے ماریا کو اس لیے اغوا کیا ہے کہ وہ اس سے کسی غیر ملکی تنظیم بلیک ماسک کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ماریا نے انہیں بتایا کہ اس کا تو بلیک ماسک سے کوئی تعلق نہیں، البتہ اس نے انہیں یہ بتا دیا کہ تمہارا اس بلیک ماسک سے تعلق ہے۔ نصیر نے کہا، تو پھر وہ کیا چاہتے ہیں؟ استاد کالو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، میری عمران سے بات ہوئی ہے،
اس نے کہا ہے کہ وہ استاد کالو سے صرف اتنا چاہتا ہے کہ جب بھی بلیک ماسک کی طرف سے اسلحے کی سپلائی پاکیشیا پہنچے وہ انہیں اطلاع کر دے اور خود پیچھے ہٹ جائے تو وہ تمہیں اور تمہارے علاقے ٹاگورا کو بھول جائیں گے۔ ان میں دلچسپی تم سے یا تمہارے آدمی اور اڈوں سے نہیں ہے بلکہ بلیک ماسک سے ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ استاد کہ وہ غیر ملکی تنظیموں میں دلچسپی لیتے ہیں، مقامی معاملات میں نہیں لیتے۔ نصیر نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تم میری ان سے بات کرا سکتے ہو؟ استاد کالو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، وہ خود تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، میں تمہیں فون نمبر بتا دیتا ہوں، تم خود بات کر لو۔ نصیر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹیلی فون نمبر بتا دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے حوالے سے بات کر لیتا ہوں، استاد نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر کوریڈور دبا دیا۔ پھر ٹون آنے پر اس نے وہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے جو اسے نصیر نے بتائے تھے۔ رانا ہاؤس۔ ایک سخت سی آواز سنائی دی، میں استاد کالو بول رہا ہوں، مجھے ماسٹر کلب کے نصیر نے یہ نمبر دیا ہے، ٹائیگر یا عمران سے میری بات کراؤ۔ استاد کالو نے تیز لہجے میں کہا، ہولڈ کرو۔ دوسری طرف سے کہا گیا، علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک نرم سی اور چہکتی ہوئی سی آواز سنائی دی تو استاد کالو کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ میں استاد کالو بول رہا ہوں، کیا تم وہی عمران ہو جو سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے؟ استاد کالو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والا نام نہیں بتایا کرتے، ویسے تم کون سے اسکول میں پڑھاتے ہو تاکہ میں بھی وہیں داخلہ لے لوں؟ بڑے عرصے بعد کسی استاد کا اس قدر خوبصورت نام سنا ہے، استاد کالو۔ واہ، کیا دلکشی ہے اس نام میں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، سنو، تم نے یا تمہارے ساتھیوں نے میری بیٹی ماریا کو اغوا کر کے ناقابل معافی جرم کیا ہے۔ مجھے ماسٹر کلب کے نصیر نے بتایا ہے کہ تم نے ماریا سے صرف پوچھ گچھ کی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر میں تمہیں اس صورت میں معاف کر سکتا ہوں کہ تم ماریا کو فوراً رہا کر دو، ورنہ تمہیں اس پوری دنیا میں کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ استاد کالو نے تیز لہجے میں کہا، ارے اتنا غصہ؟ ماریا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بے فکر رہے۔ ویسے تم نے ناقابل معافی کا لفظ کہا ہے، اگر ہم ماریا کے ساتھ تمہارے پاس آ کر دستے بدستہ معافی مانگ لیں تو کیا پھر بھی تم مجھے معاف نہیں کرو گے؟ دوسری طرف سے کہا گیا، تم میری ماریا سے بات کراؤ۔ استاد کالو نے کہا، اچھا چلو بات کر لو۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو ڈیڈی، میں ماریا بول رہی ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، صرف یہ مجھ سے بلیک ماسک کی سپلائی کے بارے میں پوچھتے رہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرا بلیک ماسک سے کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر تمہارے ڈیڈی اس سپلائی کے بارے میں ہمیں خبر کر دے تو وہ ہمارے بارے میں کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ چند لمحوں بعد ماریا کی آواز سنائی دی، کیا انہوں نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی ماریا؟ استاد کالو نے کہا، نہیں ڈیڈی، بالکل نہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، خاص طور پر عمران صاحب تو انتہائی دلچسپ باتیں کرتے ہیں۔ ماریا نے جواب دیا، یہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، تم ایسا کرو انہیں لے کر آفس آ جاؤ، میں وہاں موجود ہوں، ان سے وہاں تفصیل سے بات چیت ہو جائے گی، پوری تفصیل کے ساتھ۔ اس عمران اور ٹائیگر اور اس حبشی کو ساتھ لے آنا، میں نہیں چاہتا کہ میں ان سے کوئی معاہدہ کر لوں اور بعد میں کوئی باقی رہ جائے اور وہ میرے خلاف کام شروع کر دے۔ استاد کالو نے کہا، ٹھیک ہے ڈیڈی۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو استاد کالو نے ریسیور کوریڈور پر رکھا اور پھر ساتھ پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے یکی بعد دیگرے 2 نمبر پریس کر دیے۔ جیکب بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آفس کے سیکیورٹی انچارج کی معتمانہ آواز سنائی تھی، جیکب، ماریا کے ساتھ 3 یا 4 آدمی آ رہے ہیں، تم نے ان سب کو اسپیشل آفس میں بٹھانا ہے اور پھر ان سب کو بے ہوش کر کے انہیں بلیک روم میں زنجیروں سے جکڑ دینا ہے، ماریا کو البتہ علیحدہ رکھنا ہے، پھر مجھے اطلاع دینا اور سنو، یہ لوگ انتہائی ہوشیار اور تیز ہیں، اس لیے تم نے ہر لحاظ سے محتاط رہنا ہے۔ استاد کالو نے کہا، میں سمجھ گیا استاد۔ دوسری طرف سے معتمانہ لہجے میں کہا گیا اور استاد کالو نے ریسیور رکھ دیا، تم یہاں پہنچو تو صحیح، پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں، استاد کالو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اور پھر تقریباً پون گھنٹے کے بعد انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو استاد کالو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہاں، استاد کالو نے کہا، جیکب بول رہا ہوں استاد، حکم کی تعمیل ہو چکی ہے۔ میڈم ماریا کے ساتھ 3 افراد کار پر آئے تھے، جن میں سے 2 مقامی اور ایک دیوہیکل حبشی تھا۔ میں نے میڈم ماریا کو بتایا کہ آپ ان سے اسپیشل آفس میں ملیں گے، چنانچہ میں نے انہیں اسپیشل آفس میں پہنچا دیا اور پھر ریڈ ریس سے میڈم ماریا سمیت سب کو بے ہوش کر دیا گیا۔ ان تینوں کو تو بلیک روم میں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، البتہ میڈم ماریا ویسے ہی اسپیشل آفس میں بے ہوشی کے عالم میں موجود ہیں۔ اب آپ کا کیا حکم ہے؟ جیکب نے کہا،
मारिया को होश में लाकर मेरे पास पहुंचा दो और तुम इन तीनों का ख्याल रखो, उन्हें मेरे दूसरे हुक्म तक होश में नहीं आना चाहिए, उस्ताद कालू ने कहा। हुक्म की तामील होगी उस्ताद, दूसरी तरफ से कहा गया और उस्ताद कालू ने रस्सी में रख दिया। अब उसके चेहरे पर गहरे एतमीनान के तासुरात नुमाया थे। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और मारिया अंदर दाखिल आओ मारिया, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें सही सलामत देख रहा हूँ, उस्ताद कालू ने मारिया को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। डैडी, आपने उन्हें हलाक क्यों नहीं किया, सिर्फ बेहोश क्यों किया है? मारिया ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम तो चाहती हो कि उन्हें हलाक कर दिया जाए, हालांकि मेरा ख्याल था कि तुमने इमरान से ताउन करने का वादा किया होगा, उस्ताद कालू ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने वाकई ही उनसे मुकम्मल ताउन के वादे किए हैं डैडी, लेकिन ये उस वक्त की बात थी जब मैं उनके कब्जे में थी। अगर मैं उनसे वादा ना करती तो वो मुझे हलाक करते थे, लेकिन इन लोगों ने शरफू को हलाक किया है। वो इस वक्त आपने मुझे यही बताया था कि शरफू का इंतकाम ले लिया गया है और ये हलाक हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए अब मैं उन्हें हर सूरत में हलाक कराना चाहती हूँ, मारिया ने खुश्क लहजे में कहा। यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि दोनों बार बार मरने से कैसे बच गए। एक बार तो उन पर कातिलाना हमला हुआ और ये जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। चलो ये फ़र्ज़ कर लिया जाए ये तंदुरुस्त हो गए, लेकिन दूसरी बार तो इस सारे मकान को ही मिसाइलों से उड़ा दिया गया था जिसमें ये मौजूद थे, और वहाँ इस कदर खौफनाक तबाही हुई थी कि किसी की हड्डियाँ तक सलामत ना बची थी, लेकिन फिर भी ये लोग जिंदा नजर आ रहे हैं, उस्ताद कालू ने कहा। इसलिए तो कह रही हूँ कि डैडी के उन्हें फौरी तौर पर हलाक कर दिया जाए, और ये काम मैं अपने सामने कराना चाहती हूँ, मारिया ने कहा। तुम फिक्र ना करो, अब ये लोग जिंदा बचकर ना जा सकेंगे। तुम मुझे वहाँ तुमसे क्या सलूक हुआ और क्या पूछ कुछ हुई वो सब बता दो, और तुमने अभी तक हम मुझे कुछ नहीं बताया, उस्ताद कालू ने कहा। डैडी, जब मुझे होश आया तो मैं एक काफ़ी बड़े कमरे में एक कुर्सी पर रॉड्स में जकड़ी हुई बैठी थी। एक आदमी जिसका नाम अली इमरान है और दूसरा वो कोबरा सामने कुर्सियों पर बैठा हुआ था, जबकि दो त्यो हेकल हबशी जिनमें से एक मेरे ऑफिस आया था वो एक्रीमियन निसात था, और जबकि दूसरा अफ्रीकी नसात था, और इमरान और कोबरा की कुर्सियों के पीछे त्यों की तरह खड़े थे। इस इमरान ने मुझसे पूछकुछ की। वो ये जानना चाहता था कि ब्लैक मास्क की तरफ से कंप्यूटराइज्ड बारूदी सुरंगों की सप्लाई पाकिस्तान कब और किस तरह पहुंचेगी। मैंने उससे बताया कि ब्लैक मास्क से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उसे तफसील से मालूम था कि आप यहाँ ब्लैक मास्क की नुमाइंदगी करते हैं, जिस पर मुझे एतराफ़ करना पड़ा, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। मैंने उन्हें बताया, आपने मुझे बताया था कि ब्लैक मास्क ने सप्लाई कैंसिल कर दी है। वो आपके ऑफिस के बारे में पूछते रहे, लेकिन मैंने नहीं बताया कि मुझे तफसील का इल्म नहीं है, क्योंकि मैं कभी वहाँ नहीं गई। फिर नसीर की कॉल टाइगर के लिए आ गई, और फिर उसने इमरान ने नसीर से तफसील से बातचीत की, और उसने नसीर से यही बात की कि अगर उस्ताद कालू ब्लैक मास्क के बारे में तफसील बता दे तो वो मुझे सही सलामत और जिंदा छोड़ देगा, जिस पर नसीर ने उन्हें यकीन दिलाया, और फिर आपकी कॉल आ गई। इसके बाद उन्होंने यहाँ आने का फैसला किया, और फिर ये मुझे साथ लेकर यहाँ आ गए। उसके बाद क्या हुआ ये आपको मालूम है, मारिया ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, आओ अब चलकर इन्हें होश में ले आए, ताकि उन्हें मरने से पहले इल्म हो सके कि ये किसके हाथों हलाक हो रहे हैं। उसके बाद इनकी लाशें तुम्हारे स्टार क्लब के सामने फेंकवा दूंगा, ताकि सबको पता चल सके कि तुम पर हाथ डालने वालों का कैसा इबरतनाक अंजाम होता है, उस्ताद कालू ने उठते हुए कहा, और मारिया ने भी अस्बात में सर हिला दिया। दर्द की तेज लहर इमरान के जिस्म में दौड़ती चली गई, और उसके साथ ही उसकी आंखें एक झटके से खुल गई। पहले चंद लम्हे तक उसकी आंखों में धुंध सी छाई रही, लेकिन फिर जैसे ही ये धुंध साफ हुई उसने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। उसके जहन में वो लम्हा आ गया जब वो मारिया के साथ एक कमरे में जाकर बैठा ही था कि छत से सुर्ख रंग की रोशनी निकली, और इस रोशनी से पूरा कमरा भर गया, और उसके साथ ही इमरान के जहन पर इस तरह अंधेरा छा गया जैसे कैमरे का शटर बंद होता है, जबकि अब उसने देख लिया था कि वो दीवार के साथ फौलादी जंजीरों में जकड़ा हुआ खड़ा है। उसके सामने कुर्सियों पर मारिया और उसके साथ ही एक आदमी मौजूद है जिसके चेहरे पर इंतहाई खौबासत के तासुरात पूरी तरह नुमाया थे। इन दोनों के पीछे दो गुंडे खड़े थे जिनके हाथों में मशीन गनें थी, और एक आदमी सबसे आखिर मौजूद टाइगर के बाजों में इंजेक्शन लगा रहा था। अपने लिबास और अंदाज से वो भी गुंडा ही दिखाई दे रहा था। तो तुम्हारा नाम अली इमरान है और तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते हो, मारिया के साथ बैठे हुए आदमी ने बड़े तनसिया लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा। करते हो नहीं बल्कि करते थे के अल्फाज इस्तेमाल करो, उस्ताद कालू, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्यों, क्या मतलब?
इस आदमी ने चौंक कर कहा, ज़ाहिर है अब तुमने मुझे गोली मार देनी है, इसलिए करते हो वाली बात तो ख़त्म हो गई। इमरान ने जवाब दिया तो वो आदमी बेख्तियार हंस पड़ा। तुम वाकई ही हकीकत पसंद इंसान हो। गो तुमने और तुम्हारे साथियों ने मारिया को कोई तकलीफ नहीं दी, लेकिन तुम लोगों ने मारिया पर हाथ डालकर नाकाबिले माफ़ी जुर्म किया है, और इस जुर्म की कम अज़ कम सज़ा मौत है, इबरतनाक मौत। उस्ताद कालू ने गुर्राते हुए लहजे में कहा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या सज़ा है वो भी बता दो। वैसे आज मुझे एक मुहावरे की समझ आई है कि सग आज़ाद है और पत्थर बंधे हुए हैं। मैं सोचा करता था ये कैसे मुमकिन हो सकता है, लेकिन आज ये सिचुएशन देखकर मुझे मालूम हुआ कि इस मुहावरे का असल मकसद क्या है। अब देखो, स्नेक आज़ाद हैं और किलर्स बंधे हुए हैं। इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा, मास्टर मैं तो आपकी वजह से खामोश हूँ, वरना। इमरान की बात ख़त्म होते ही जवाना ने गुर्राते हुए लहजे में कहा, अभी खामोश रहो, मुझे उस्ताद कालू से 2-4 बातें कर लेने दो, शायद फिर इसका मौका मिले या न मिले। और बुजुर्ग कहते हैं कि जो मौका भी मिले उसे गनीमत समझ लेना चाहिए। इमरान ने कहा, तुम मुझसे यही पूछना चाहते हो कि ब्लैक मास्क की सप्लाई कब पाकिस्तान आएगी? तो मैं तुम्हें बता दूं कि ब्लैक मास्क की सप्लाई कैंसिल कर दी गई है। उस्ताद कालू ने जवाब देते हुए कहा, वो शायद रिस्क का मतलब ही ना जानता था, वरना अगर इमरान सिक्की बजाय कुत्ते का लफ्ज़ बोल देता तो शायद उस्ताद कालू अब तक गुस्से से पागल हो चुका होता। ये बात तो मारिया ने भी मुझे बताई थी, लेकिन मुझे मालूम है कि ये बात गलत है, क्योंकि इतनी बड़ी सप्लाई वो सिर्फ खौफ की वजह से कैंसिल नहीं कर सकते। उन्होंने लामहला इसके लिए कोई नया इंतज़ाम किया होगा। तो मुझे इस इंतज़ाम के बारे में बताओ। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी उंगलियां इस दौरान कलाइयों के गिर्द मौजूद फौलादी कड़ों के बटनों को टटोल कर इन पर जम चुकी थी। इसके दोनों बाजुओं के गिर्द कड़े थे, जिसके साथ मुंसलिक फौलादी जंजीरें दीवार में नस्ब कड़ों में डाल दी गई थी, जबकि उसके दोनों पैर कड़ों से आज़ाद थे। शायद उस्ताद कालू और उसके आदमियों की नुक्ताए नज़र से सिर्फ हाथों में फौलादी कड़े और जंजीरें डाल देना ही काफ़ी था। इमरान ने ये चेक कर लिया था कि टाइगर की उंगलियां भी मुड़कर कड़ों पर मौजूद बटनों पर जमी हुई थी, जबकि जमाना ने अपने दोनों बाजुओं को इस अंदाज में आगे की तरफ कर रखा था जैसे वो झटका देकर इन जंजीरों को कड़ों समेत दीवार से निकाल लेना चाहता हो। कोई इंतज़ाम नहीं है और बस अब मज़ीद बातचीत ख़त्म। मैंने तुम्हें होश इसलिए दिलाया है ताकि तुम्हें मालूम हो सके कि तुम्हारी मौत किसके हाथों आ रही है, और अब तुम तीनों की लाशें मारिया के स्टार क्लब के सामने सड़क पर फेंक दी जाएगी, ताकि सबको मालूम हो सके कि मारिया पर हाथ डालने वालों का क्या अंजाम होता है। उस्ताद कालू ने कहा, डैडी ये शरफू के कातिल हैं, इसलिए उन्हें मैं अपने हाथों से हलाक करूंगी। मारिया ने अचानक उठकर खड़े होते हुए कहा, इस वक्त तो तुम कह रही थी कि तुम्हारे डैडी हमसे मुकम्मल ताउन करेंगे, अब तुम खुद ताउन से इनकार कर रही हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस वक्त की बात दूसरी थी। मारिया ने कहा, और इसके साथ ही वो उकम में खड़े हुए आदमी से मशीन गन लेने के लिए मुड़ी ही थी कि इमरान ने उंगलियों से बटन प्रेस कर दिए और खड़खड़ाहट की आवाज़ के साथ ही उसके हाथों से जंजीर खुल गई और दीवार से जा टकराई। जंजीरों के इस तरह अचानक खुलने से वो सब बेइख्तियार उछल पड़े, लेकिन इससे पहले कि वो संभलते इमरान के हाथों में मशीन पिस्टल नजर आया और पलक झपकने से भी कम अरसे में कमरा मशीन पिस्टल की तड़तड़ाहट और इंसानी चीखों से गूंज उठा। ये चीखें इन मुसल्ला अफराद की थी। उसी लम्हे टाइगर ने भी हाथ जंजीरों से आज़ाद कर लिए, जबकि जवाना ने अपने दोनों हाथों को एक जोरदार झटका दिया और एक ही झटके से उसने दीवार में नस्ब दोनों फौलादी कुंडे बाहर निकाल लिए। मारिया और उस्ताद कालू दोनों हैरत की शिद्दत से आंखें फाड़े ये सब कुछ होता इस तरह दिख रहे थे जैसे बच्चे किसी शौबदाबाज को इंतहाई हैरत अंगेज शोबदा दिखाते हुए देखते हैं। उस्ताद कालू वैसे ही कुर्सी पर बैठा रह गया, जबकि मारिया खड़ी हुई थी और मुसल्ला अफराद फर्श पर चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो चुके थे। टाइगर, तुम और जवाना बाहर जाओ और इस बिल्डिंग में जितने भी सांप मौजूद हों सबका खात्मा कर दो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो टाइगर और जवाना दोनों तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। तुम भी बैठ जाओ मारिया, तुम दोनों सुन लो, अगर तुमने मामूली सी भी गलत हरकत की तो दूसरा सांस ना ले सकोगे, इमरान ने उस्ताद कालू और मारिया से मुखातिब होकर कहा। और मारिया इमरान की बात सुनकर इस तरह कुर्सी पर गिर गई जैसे उसके जिस्म से जान निकल गई हो। उसका चेहरा यखलक जर्द पड़ गया था। तुम कैसे आज़ाद हो गए? और ये मशीन पिस्टल ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गया?
استاد کالو نے رک رک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہارے آدمی ابھی تلاشی لینے کا فن نہیں جانتے۔ ویسے میں یہاں واقعی اس خیال کے تحت آیا تھا کہ تم سے مذاکرات کر کے غیر ملکی تنظیم پر ہاتھ ڈالوں گا اور تمہاری معافی قبول کر لی جائے گی، لیکن یہ میری حماقت تھی کہ میں سام کی فطرت کو بھول گیا تھا، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، جبکہ اس دوران جوانا اور ٹائیگر دونوں مشین گنیں اٹھائے کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ جوانا کے بازوؤں میں موجود کڑے ٹائیگر نے کھول دیے تھے۔ تم اب ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اچانک ماریا نے کہا۔ اس کا انحصار تمہارے اپنے رد عمل پر ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہمیں معاف کر دو، ماریا نے گڑ گڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنے باپ سے کہو کہ وہ بلیک ماسک کی سپلائی کے بارے میں تفصیل بتا دے اور پھر اس تفصیل کو کنفرم کرا دے، اس کے بعد معافی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر تم وعدہ کرو کہ ہمیں چھوڑ دو گے تو میں تمہیں تفصیل بتا سکتا ہوں، استاد کالو نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ وعدہ تو میں تو پہلے ہی کر بیٹھا تھا، لیکن وعدہ خلافی تمہاری طرف سے ہوئی، عمران نے جواب دیا۔ مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی، مجھے یہ خیال نہ رہا تھا کہ تم لوگ ہماری طرح کے نہیں ہو بلکہ انتہائی تربیت یافتہ ہو۔ بہرحال اب حتمی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہ ہی کسی غیر ملکی تنظیم کے لیے کام کروں گا اور نہ ہی تم سے کچھ چھپاؤں گا، استاد کالو نے کہا۔ اگر ایسا کرو گے تو فائدے میں رہو گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ سپلائی کتنے روز کے بعد پاکیشیا آنی ہے، لیکن اس بار سپلائی بلیک ماسک کی بجائے ڈیسی کراس آئے گی، اور استاد کالو نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ ڈیسی؟ وہ کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ بھی ولنگٹن میں ایک تنظیم کا چیف ہے، اس تنظیم کا نام فرنٹ روز ہے اور اس کا دھندا منشیات کی بین الاقوامی سپلائی ہے۔ بلیک ماسک اسلحے کا دھندا کرتی ہے، اس نے بہادرستان کی خصوصی سپلائی کرنی تھی، لیکن پاکیشیا سیکرٹ سروس کے خوف کی وجہ سے انہوں نے یہ کام خود کرنے کی بجائے ڈیسی کے ذمہ لگا دیا۔ ڈیسی نے مجھے فون کیا تھا چونکہ یہاں اسلحے کی سپلائی کا سارا سیٹ اپ میرے پاس ہے، اس لیے اس نے کہا تھا کہ میں اس سپلائی کے کام کو مکمل کروں، اور میں نے حامی بھر لی۔ اس نے کہا تھا کہ 1 ہفتے بعد سپلائی آ جائے گی اور 1 ہفتے میں 3 روز باقی ہیں۔ ڈیسی نے خود سپلائی کے ساتھ آنا ہے، استاد کالو نے خود ہی ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا تو ٹائیگر اور جوانا اندر داخل ہوئے۔ باس، یہاں 4 آدمی تھے، ان چاروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ویسے اس عمارت میں انتہائی سخت سائنسی حفاظتی انتظامات ہیں، میں نے سارے انتظامات آف کر دیے ہیں، ٹائیگر نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارا آفس کہاں ہے استاد کالو؟ عمران نے استاد کالو سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں، استاد کالو نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ماریا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو، عمران نے کہا، اور پھر استاد کالو اور ماریا کے پیچھے چلتے ہوئے اس کمرے سے نکلے اور مختلف راہداریوں سے گزر کر وہ ایک شاندار انداز کے آفس میں پہنچ گئے۔ اب اس ڈیسی کو فون کرو اور اس سے پوچھو کہ سپلائی کب پہنچ رہی ہے، عمران نے کہا۔ میں نے کہا ہے کہ 3 روز بعد آئے گی، استاد کالو نے کہا۔ جو تم سے کہا جا رہا ہے وہ کرو، عمران نے یکلخت انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ تو استاد کالو نے میز پر پڑے ہوئے فونز میں سے سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ عمران کی نظریں ان نمبروں پر جمی ہوئی تھی۔ لاؤڈر کا بٹن بھی آن کر دینا، عمران نے کہا، اور استاد کالو نے آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی آن کر دیا۔ دیسی کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں پاکیشیا سے استاد کالو بول رہا ہوں، چیف ڈیسی سے بات کراؤ، استاد کالو نے کہا۔ او اچھا، ہولڈ کرو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو ڈیسی بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ استاد کالو بول رہا ہوں ڈیسی، پاکیشیا سے، میں نے سپلائی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں، کب پہنچ رہی ہے سپلائی، استاد کالو نے کہا۔ اوہ استاد کالو، سپلائی کینسل ہو گئی ہے، میں تمہیں اطلاع دینے ہی والا تھا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا بلیک ماسک نے خود سپلائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ استاد کالو نے چونک کر پوچھا۔ او نہیں، بلیک ماسک کے آدمی سپلائی چراتے ہوئے پکڑے گئے اور انہیں ایکریمین فوج نے گولی مار دی ہے، اور اب وہ بلیک ماسک کے ہیڈ کوارٹر کو تلاش کر رہے ہیں، اس لیے اب سپلائی نہیں ہو سکتی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ او اچھا، ٹھیک ہے، استاد کالو نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اوکے، اب تم بتاؤ کہ بلیک ماسک کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اور اس کا چیف کون ہے، عمران نے پوچھا۔ نہیں، میں نے اس کی رازداری کا حلف لیا ہوا ہے، اس لیے میں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں زندہ چھوڑ دو گے، اس لیے اب تم اپنا وعدہ پورا کرو، استاد کالو نے کہا۔ ماریا، تم کیا کہتی ہو؟ تمہیں یقیناً اس بارے میں علم ہوگا، عمران نے ماریا سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم،
मारिया ने जवाब देते हुए कहा, टाइगर ऑफिस की तलाशी लो। इमरान ने टाइगर से कहा। टाइगर ने असबात में सर हिलाया और तेजी से बड़ी सी ऑफिस टेबल की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक उस्ताद कालू ने बिजली की सी तेजी से उछलकर इमरान पर हमला किया। वो शायद इससे मशीन पिस्टल छीनना चाहता था, लेकिन दूसरे लम्हे वो यकलक चीखता हुआ हवा में उछला और सीधा जवाना के पैरों में जा गिरा। इमरान ने उसके उछलते ही अपनी एक टांग को मखसूस अंदाज में घुमाया, जिसके नतीजे में उस्ताद कालू हवा में कलाबाजी खाकर चीखता हुआ एक धमाके से जवाना के सामने फर्श पर जा गिरा। और ऐन उसी लम्हे मारिया ने टाइगर पर छलांग लगा दी थी, लेकिन उस्ताद कालू की तरह वो भी चीखती हुई उछलकर मुंह के बल नीचे कालीन पर गिरी थी। जवाना ने अपने सामने गिरे हुए उस्ताद कालू के सीने पर अपना पैर रख दिया। जबकि मारिया नीचे गिरकर एक झटके से सीधी हुई तो उसकी नाक से खून फुआरे की तरह निकलने लग गया था। उसकी नाक कुर्सी से टकराकर पिचक गई थी। वो बुरी तरह हाथ पैर मारने लगी थी। इसको उठा कर ले जाओ, इसकी बैंडेज करो, इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। तो टाइगर ने झुककर मारिया को उठाया और उठाते हुए वो तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गया। इसका क्या करना है मास्टर, ये सबसे बड़ा स्नेक है, जवाना ने उसको पैर के दबाते हुए कहा। उस्ताद कालू ने दोनों हाथों से उसकी पकड़ी हुई टांगों को उस पर हटाने की कोशिश कर रहा था। तुम चीफ हो, तुम जानो, और तुम्हारे स्नेक, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो जवाना ने अपनी टांग को जोर से झटका दिया और पचाक की आवाज़ के साथ ही उस्ताद कालू के मुंह से घुटी घुटी सी चीख निकली। उसके साथ ही उसकी नाक और मुंह से खून फुआरे की तरह निकलने लगा। उसके दोनों हाथ मुर्दा होकर नीचे गिर गए थे, जबकि उसके जिस्म ने 2-3 झटके खाए और फिर वो साकित हो गया। बॉस, इस मारिया का खून ही नहीं रुक रहा, वो तो मरने के करीब है। अचानक दरवाज़ा खोलकर टाइगर ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, ओह, तो यहाँ की तलाशी लो, मैं उससे चेक करता हूँ, इमरान ने कहा और तेज़ी से मुड़कर ऑफिस से बाहर निकल गया। इमरान जैसे ही दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक ज़ीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। बैठो, सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और ख़ुद भी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। आपने बहुत दिनों बाद दानिश मंजिल का चक्कर लगाया है, जबकि मेरा ख्याल था कि आप इस ब्लैक मास्क के सिलसिले में एक्रीमिया जाने का प्रोग्राम बनाएंगे, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। एक्रीमिया गए बगैर ही ब्लैक मास्क वाइट मास्क में तब्दील हो चुका है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब, क्या हुआ, ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर पूछा। एक्रीमियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्लैक मास्क की तलाश में सरेगिरदा थी, क्योंकि उसने बहादुरिस्तान के मुखालिफ ग्रुपों को कंप्यूटराइज्ड बारूदी सुरंगें सप्लाई करने के लिए मिलिट्री के खसूसी स्टोर से चुराने की कोशिश की और उसके आदमी पकड़े गए। इस तरह मिलिट्री इंटेलिजेंस को इसके बारे में मालूमात मिल गई, इमरान ने कहा। ओह, तो एक्रीमियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उन्हें ट्रेस करके ख़त्म कर दिया, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। नहीं, ये कारनामा स्नेक किलर्स ने सरअंजाम दिया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। स्नेक किलर्स ने, आपका मतलब है जवाना ने? कैसे, क्या जवाना एक्रीमिया गया था, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। नहीं, उस्ताद कालू के ऑफिस से ब्लैक मास्क के हेडक्वार्टर और उसके चीफ के बारे में मालूमात पर मबनी फाइल मिल गई, जो जवाना ने सर सुल्तान को भिजवा दी, और सर सुल्तान ने ये फाइल एक्रीमिया के चीफ सेक्रेटरी को नोट के साथ भिजवा दी कि ये फाइल पाकिस्तान की सरकारी तंजीम स्नेक किलर्स ने ट्रेस की है। नतीजा ये कि ब्लैक मास्क, इसका चीफ, इसका हेडक्वार्टर, बल्कि इसका पूरा सेटअप ख़त्म कर दिया गया, और हुकूमत एक्रीमिया ने स्नेक किलर्स के इस कारनामे पर बाकायदा उसका सरकारी तौर पर शुक्रिया अदा किया, और जवाना ने ये सर्टिफिकेट फ्रेम करा के अपने कमरे में लगा रखा है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार हंस पड़ा। वैसे उसने ज़्यादती की है, उसे ये फाइल मुझे भिजवानी चाहिए थी, स्नेक किलर्स का चीफ भी मैं ही हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। इसने तो फाइल तुम्हारे ही पास भिजवाई थी, लेकिन अब क्या किया जाए, कासिद रास्ता भूलकर सर सुल्तान की तरफ जा निकला, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार हंस पड़ा। तो आप ये चाहते थे कि सर सुल्तान पर स्नेक किलर्स की कारकर्दगी की धाक बैठाई जाए, ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। अरे कहाँ, वो नाक पर मक्खी तो बैठने नहीं देते, धाक को कैसे बैठने देंगे। असल में एक्रीमिया के चीफ सेक्रेटरी इनके दोस्त हैं, इसलिए मैंने उनके ज़रिए ये फाइल एक्रीमिया भिजवाई थी ताकि उन पर संजीदगी से काम हो सके, और वैसे ही हुआ, इमरान ने जवाब दिया। और ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार हंस पड़ा। और स्नेक किलर्स के अपने मिशन का क्या हुआ, ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। बड़े अस्ताह को जवाना ने हलाक कर दिया, जबकि साम संपत्तियों के खात्मे का काम सुप्रीडेंट फयाज के ज़िम्मे लगा दिया गया, क्योंकि टागोरा वाकई ही स्नेक्स का मस्कन बन चुका है। बहरहाल अब वहाँ से तमाम अड्डे ख़त्म कर दिए गए हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन ये काम तो पुलिस का होता है, इंटेलिजेंस का तो नहीं हो सकता, ब्लैक ज़ीरो ने कहा।
فائل ڈیڈی کے پاس پہنچ گئی تھی اور اس میں درج تھا کہ ٹاگورا کے علاقے میں موجود ان اڈوں کے ذریعے اسلحے کی سمگلنگ کی جاتی ہے اور اسلحے کی سمگلنگ کو روکنا انٹیلیجنس کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ مطلب ہے کہ قاصد ایک بار پھر راستہ بھول گیا اور فائل سر عبد الرحمان کے پاس پہنچ گئی۔ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، سپریڈنٹ فیاض ویسے تو پکڑائی دے ہی نہ سکتا تھا، اور جو تفصیل ان اڈوں کے استاد کالو کے آفس سے ملی تھی اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ان کا خاتمہ واقعی ضروری ہے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ لیکن آپ نے یہ سب کچھ بالا ہی بالا کر دیا، کم از کم مجھے تفصیل تو بتا دیں، بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران نے ماریا کے اغوا سے لے کر استاد کالو کے آفس میں جانے اور پھر وہاں سے ہونے والی تمام کارروائی کی تفصیل بتا دی۔ ماریا کا کیا ہوا؟ اس نے یقیناً اسے زندہ چھوڑ دیا ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، وہ ایسی بیماری میں مبتلا تھی کہ ایک بار خون اگر اس کے جسم سے نکلنے لگ جائے تو اسے روکا نہیں جا سکتا۔ میں نے بڑی کوشش کی، حتیٰ کہ اسے ہسپتال تک پہنچانے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ جاں پر نہ ہو سکی، عمران نے کہا۔ مطلب ہے کہ اس بار سنیک کلر نے اپنے مشن کے ساتھ ساتھ سیکرٹ سروس کا مشن بھی سر انجام دے دیا، ٹاگورا کے سنیک بھی ختم کر دیے اور بین الاقوامی تنظیم بلیک ماسک کا بھی خاتمہ کرا دیا۔ گڈ شو، بلیک زیرو نے کہا۔ نہ صرف بلیک بلکہ وائٹ کا بھی، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ وائٹ؟ کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ منشیات کی سپلائی کرنے والا ایک اور عظیم تنظیم وائٹ روز بھی سامنے آئی تھی، اس کی تفصیلات بھی ایکریمیا پہنچا دی گئی۔ نتیجہ یہ کہ بلیک ماسک کے ساتھ ساتھ وائٹ روز کا بھی خاتمہ کر دیا گیا اور اس طرح بلیک اینڈ وائٹ دونوں سنیک ختم ہو گئے، عمران نے جواب دیا، اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ Like, comment, share, press the bell icon